सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि कौम ने गुज़श्ता 4 बरस में मुश्किल दौर देखा है। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। हमारे दौर में तरक्की उरूज पर थी। हमारे दौर में मुआशरती समाजी किसी किस्म का कोई मसला नहीं था और मुल्क में इक्तसादी तरक्की हो रही थी। हमारे दौर में मुआशी बेहतरी का दुनिया भी एतराफ कर रही थी। शहबाज शरीफ मुल्क ना संभालते तो डिफॉल्ट कर जाते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, जो 3 बार वजीर आजम बनकर फेल हुआ वो चौथी बार क्या तीर मारेगा। तीमरगरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मुल्क के मुआशी हालात ऐसे नहीं कि हम इंतकाम की सियासत या खिलाड़ी को बर्दाश्त करें। 8 फरवरी को अवाम एक बार फिर पीपल्स पार्टी को मुंतखब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, बानी पीटीआई को जो मौका मिला था वो उन्होंने इंतकामी सियासत में जाया कर दिया। जमान पाक के दौर में इंतकामी सियासत पर जोर दिया गया। वादा नया पाकिस्तान का था, मगर जब हुकूमत में आए तो वही काम किया जो पहले होता था। 190 मिलियन पाउंड्स की तहकीकात ने नया रुख इख्तियार कर लिया। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने नैब टीम के सामने नया इंकशाफ कर दिया। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने नैब टीम को बताया कि हमने तहकीकात का मुतालिबा किया। मुझ समेत कई काबीना के अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बानी पीटीआई ने किसी की एक ना सुनी। संजीदा मामले को मंजूर किया और मिनट्स को खुफिया रखने का कहा। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि जुबैदा जलाल ने नैब टीम को बताया कि हमने कहा कि 190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान का असासा है, वापिस आना चाहिए। काबीना में भी यही मौक़िफ़ अपनाया था, लेकिन हमारे इसरार के बावजूद साबिक वजीर आज़म ने किसी की एक ना सुनी। बेरहम इस्राएली फौज ने हत्या फलस्तीनियों पर मजालिम से बाज न आई। एक रोज में 200 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली बर्बरियत से शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 17,700 हो गई है। गजा पर 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में बड़ी तादाद बच्चों की है, जबकि हमलों में 48,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइल ने जारहाना कार्रवाइयों में बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ा दी। स्कूल, अस्पताल, रिहायशी इमारतें, इबादत गाहें, सब कुछ मलिया मेट कर दिया। इसराइली फौज ने खान यूनिस से फलस्तीनियों के जबरी इनक़ला के मंसूबे के तहत इलाका खाली करने की धमकी दे दी। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में इंसानी बुनियादों पर गजा में जंगबंदी से मुतालिक मुत्तहिदा अरब अमारात की करारदाद वीटो करने के बाद निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी रखने के लिए हंगामी बुनियादों पर इसराइल को मजीद गोला बारूद फरोख्त करने का फैसला कर लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने हंगामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के जायजे के बगैर ही इसराइल को मजीद 14,000 टैंक के गोले फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। इसराइली तैयारों ने खान यूनिस, रफाह, बैतुल अहिया पर बमबारी करके 24 घंटों में मजीद 133 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा के रिहायशी इलाकों खान यूनिस, रफाह, बैतुल अहिया में इसराइली फौज के हमले जारी हैं और हजारों फलस्तीनी इसराइली बमों से तबाह इमारतों के मलबे तले दबे हैं। इस हवाले से फलस्तीनी शहरी दिफा का कहना है कि मलबे तले दबे फलस्तीनियों को निकालने में शदीद दुश्वारियां हैं। ईंधन की कमी से शहरी दिफा के पास अब सिर्फ एक गाड़ी काबिल इस्तेमाल है। रूसी फौजियों ने इसराइल जाने वाले बहरी जहाजों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इसराइल हमास तनाज़े के हवाले से रूसी फौजी तर्जुमान ने कहा है कि इसराइल के साथ तिजारत करने वाले जहाजों को निशाना बनाएंगे और किसी भी तिजारती जहाज को इसराइल नहीं पहुंचने देंगे। उन्होंने मुतालिबा किया कि गजा में पहुंचने वाली इमदाद का दायराकार वसी किया जाए। दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन आज 10 दिसंबर को आज़ादी और इंसाफ के उन्वान के साथ मनाया जा रहा है।
ये वो दिन है जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इंसानी हुकूक के आफाकी मंशूर की तौसीक की थी। इस आलमी दिन का मकसद इंसानी हुकूक के बारे में बैनुल अक़वामी सतह पर शऊर उजागर करना और उनकी पासदारी के इक़दाम की हौसला अफजाई करना है। इंसानी हुकूक का यह आलमी दिन, जहाँ आलमी ताकतों की तवज्जो इस कुरे अर्ज पर बसने वाले इंसानों को दरपेश चैलेंजेस की तरफ मबजूल करा रहा है, वहीं आज मजलूम फलस्तीनी अपने दुखों के मदावे के लिए इंसानियत के अलम बरदारों की तरफ नजरें जमाए हुए हैं। लाहौर में फिजाई आलूदगी में राज्य ताहाल बरकरार है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में चौथे नंबर पर है। शहर में स्मोक की औसत शरह 209 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि आदाद शुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। ताहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सियासत की। साबिक वजीर आजम और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि कौम ने गुज़श्ता 4 बरसों में मुश्किल दौर देखा है। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का छठा इजलास हुआ। पार्टी के टिकट उम्मीदवारों से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि इजलास के तमाम शुरका का खैर मकदम करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग हमारी दावत पर तशरीफ लाए और पार्टी टिकट के लिए दरखास्त दी। उन्होंने कहा कि कौम ने गुज़श्ता 4 बरस में मुश्किल दौर देखा है। हमारे दौर में तरक्की उरूज पर थी। हमारे दौर में मुआशरती समाजी किसी किस्म का कोई मसला नहीं था और मुल्क में इक्तसादी तरक्की हो रही थी। हमारे दौर में मुआशी बेहतरी का दुनिया भी एतराफ कर रही थी। नवाज शरीफ ने कहा कि पता नहीं वो ख्वाब था जो अधूरा रह गया, इस ख्वाब को पूरा होना चाहिए था। शहबाज शरीफ मुल्क ना संभालते तो डिफॉल्ट कर जाते। ऐसे किरदार दरमियान में आ गए जिन्होंने चलते पाकिस्तान को ठप कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि इस वक्त से इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है। जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे गिर गया। गुज़श्ता 4 साल रुपए की कदर मुस्तहकिम नहीं हुई। महंगाई की बुनियादी वजह इकोनॉमी मिसमैनेज हुई। अदराक करना होगा, मिसमैनेजमेंट 2019 से शुरू हुई। 2022 में हर चीज का बट्ठा बैठ गया। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आती एक अनाड़ी के हाथ में भाग दौड़ कैसे दे दी जाती है। 2013 से 2017 तक मुल्क तरक्की की रफ्तार में दौड़ रहा था। 2017 में बातें हो रही थी अगली दफा इलेक्शन भी नून लीग जीतेगी। मुल्क की तरक्की के लिए काम किए और हमें हर दौर में निकाल दिया गया। फैसला कर लिया कि इलेक्शन में अवाम के सामने सच बोलूंगा। साबिक वजीर आजम का कहना था कि हमने कहा लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें निकाला गया। हमने अपने दौर में कोयले से बिजली बनाने का मंसूबा दिया। कोयले की बात बहुत की जाती थी मगर किसी ने कुछ नहीं किया। मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वालों का मुहासबा होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, जो 3 बार वजीर आजम बनकर फेल हुआ वो चौथी बार क्या तीर मारेगा। तीमरगरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने सियासी मुखालिफिन को चुन चुन कर तनकीद का निशाना बनाया। कहा, मुल्क के मुआशी हालात ऐसे नहीं कि हम इंतकामात की सियासत या खिलाड़ी को बर्दाश्त करें। 8 फरवरी को अवाम एक बार फिर पीपल्स पार्टी को मुंतखब करेंगे। बानी पीटीआई को हदफ तनकीद बनाते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, बानी पीटीआई को जो मौका मिला था वो उन्होंने इंतकामी सियासत में जाया कर दिया। जमान बार के दौर में इंतकामी सियासत पर जोर दिया गया। वादा नए पाकिस्तान का था मगर जब हुकूमत में आए तो वही काम किया जो पहले होता था। उनका कहना था, बानी पीटीआई से सिर्फ ये इख्तलाफ था कि वो सियालकोट होकर आए थे। बानी पीटीआई गलत थे और अंपायर की उंगली से अपनी सियासत करते रहे। नवाज शरीफ को आड़े हाथों लेते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, मियां साहब ने उनसे लड़ाई की जो उन्हें इक्तदार में लाए और 2/3 अक्सरियत दिलवाई। दूसरी बार मियां साहब को लड़ाई की वजह से बाहर जाना पड़ा और 10 साल आराम करना पड़ा। 2013 में मियां साहब फिर उन्हीं से लड़े जिन्होंने उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलवाई थी। उनका कहना था, मुझे क्यों निकाला। कहते कहते नवाज शरीफ लंदन के एवन फील्ड पहुंचे और वहां से इनकलाब लाने लगे। मियां साहब का एक बार फिर उन्हीं से मुतालबा है कि 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए। जो 3 बार वजीर आजम बनकर फेल रहा वो चौथी बार क्या तीर मारेगा। हमें पता है मियां साहब चौथी बार आकर क्या करेंगे। मियां साहब फिर उन्हीं से पंगा लेंगे जो उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलवाएंगे।
बेरहम इसराइली फौज ने हत्या फलस्तीनियों पर मजालम से बाज न आई। गजा पर सहूनी हमले जारी हैं और एक रोज में 200 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जिसके बाद इसराइली बर्बरियत से शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 17,700 हो गई है। गजा पर में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में बड़ी तादाद बच्चों की है, जबकि हमलों में 48,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइल ने जारहाना कार्रवाइयों में बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। स्कूल, अस्पताल, रिहायशी इमारतें, इबादतगाहें, सब कुछ मलियामेट कर दिया। खान यूनिस, रफा, जबालिया और दीगर इलाकों पर हमलों में कई अफराद मलबे तले दब गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने खान यूनिस से फलस्तीनियों के जबरी इनखला के मंसूबे के तहत इलाका खाली करने की धमकी दे दी। इसराइली कौमी सलामती का मुशीर जाकी हनीगबी का कहना था कि इसराइली अफवाज की ताज़ा कार्रवाइयों में अहम कामयाबियां मिली हैं। इसराइली अफवाज ने 7,000 से ज्यादा हमास के जंगजुओं को निशाना बनाया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 23 लाख से ज्यादा फलस्तीनी पहले ही बेघर और जंग ज़दा शहर में कई मरतबा एक जगह से दूसरी जगह पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली मीडिया ने इतला दी है कि इसराइली फौज के गजा की पट्टी में लड़ाई के दौरान मजीद मुतादिद फौजी मारे गए हैं। हलाक होने वालों में एक इसराइली वजीर का बेटा और एक उसका भतीजा भी शामिल है। अरब मीडिया का बताना है कि इसराइली फौज ने गजा की पट्टी में अपने 5 फौजियों की हलाकत का एतराफ किया है, जिससे पट्टी में जमीनी कार्रवाइयों के आगाज से अब तक फौज की हलाकतों की कुल तादाद 97 हो गई है। दूसरी जानिब अल कसाम ब्रिगेड्स का कहना है कि उसके जंगजुओं ने अल जैतून मोहल्ले में एक इमारत को धमके से उड़ा दिया, जिसमें इसराइली फौजी छुपे हुए थे। इस हमले में मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। उधर अमेरिका के गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो करने के इकदाम को यूएई, चीन, फलस्तीन, ब्राजील, रूस और तुर्किया ने मुजम्मत की है। चीनी सफीर ने बयान में कहा कि साबित हो गया कि अमेरिका गजा में लड़ाई जारी रखने का ख्वाहिशमंद है। अक़वाम मुत्तहिदा में ब्राजीलियन सफीर ने रद्द-ए-अमल में कहा कि वीटो से 2 रियासती हल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। रूस ने भी गजा जंग को अमेरिका की जियोपॉलिटिकल गेम करार दे दिया। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में इंसानी बुनियादों पर गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक मुत्तहिदा अरब अमारात की करारदाद वीटो करने के बाद निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी रखने के लिए हंगामी बुनियादों पर इसराइल को मजीद गोला बारूद फरोख्त करने का फैसला कर लिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने हंगामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के जायजे के बगैर ही इसराइल को मजीद 14,000 टैंक के गोले फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि तकरीबन 10 करोड़ 65 लाख डॉलर मालियत के 14,000 टैंक के गोलों की फरोख्त से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस को आगाह कर दिया गया है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल में हंगामी सूरत हाल में हासिल में रायत के तहत इसराइल को हथियारों की फौरी जरूरत है, इसलिए फरोख्त को मामूल के कांग्रेस के जायजे से भी इस्तिस्ना दिया गया है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका की इसराइल को टैंक के गोलों की फरोख्त $500 मिलियन की एक बड़ी डील का हिस्सा है, जिसके लिए बाइडन इंतजामिया ने कांग्रेस से मंजूरी तलब की थी। इसराइली तैयारों ने खान यूनिस, रफा, बैतुल-अहिया पर बमबारी करके 24 घंटों में मजीद 133 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। गजा के रिहायशी इलाकों खान यूनिस, रफा, बैतुल-अहिया में इसराइली फौज के हमले जारी हैं और हजारों फलस्तीनी इसराइली बमों से तबाह इमारतों के मलबे तले दबे हैं। इस हवाले से फलस्तीनी शहरी दिफा का कहना है कि मलबे तले दबे फलस्तीनियों को निकालने में शदीद दुश्वारियां हैं। ईंधन की कमी से शहरी दिफा के पास अब सिर्फ एक गाड़ी काबिल इस्तेमाल है। उधर इसराइल ने खान यूनिस से फलस्तीनियों के जबरी इनखला के मंसूबे के तहत इलाका खाली करने की भी धमकी दे दी है। इसके अलावा इसराइली हमलों में शिद्दत से गजा का बहरान संगीन होने लगा है, जबकि इमदादी सामान और ईंधन की गजा तक रसाई भी ना होने के बराबर है। दूसरी जानिब फलस्तीनी ओलंपिक कमेटी की जानिब से बताया गया है कि इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में 47 फलस्तीनी एथलीट भी शामिल हैं। हुसी फौजियों ने इसराइल जाने वाले बहरी जहाजों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइल हमास तनाजे के हवाले से हुसी फौजी तर्जुमान ने कहा है कि इसराइल के साथ तजारत करने वाले जहाजों को निशाना बनाएंगे और किसी भी तजारती जहाज को इसराइल नहीं पहुंचने देंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि गजा में पहुंचने वाली इमदाद का दायरा कार वसी किया जाए। यमनी हुसी फौज अब तक मुतादिद बहरी जहाज अगवा कर चुकी है और अब उन्होंने तजारत की गर्ज से इसराइल जाने वाले बहरी जहाजों का निशाना बनाने का ऐलान किया है।
मुल्क भर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का इनखला ताहाल जारी है। गुज़श्ता रोज मजीद 2121 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। अफगानिस्तान जाने वालों में 498 खातीन, 634 मर्द और 989 बच्चे शामिल थे। गुज़श्ता रोज 87 गाड़ियों के जरिए 186 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक मजमूई तौर पर 4,21,101 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। वापसी का यह सिलसिला जारी और सारी है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 3 तरक्याती मंसूबों का 3 घंटे तवील दौरा किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने शाहदरा फ्लाईओवर्स की साइड रोड्स, रावी के नए पुल और बेदियां अंडरपास की साइड रोड्स का तफसीली मुआयना किया। मोहसिन नकवी को शाहदरा फ्लाईओवर्स की साइड रोड्स की तामीर, ड्रेन और राउंड अबाउट पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया गया। वजीर आला ने शाहदरा फ्लाईओवर्स की साइड रोड्स की जल्द तकमील यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि आवाम को दरपेश मुश्किलात के पेश नजर प्रोजेक्ट की तकमील में मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। मोहसिन नकवी ने पुल की तामीर के लिए दरिया रावी में पाइलिंग के अमल का मुशाहिदा किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि रावी पुल के लिए 52 पाइल्स बनाई जाएंगी। दरिया की वजह से एहतियात से पाइलिंग की जा रही है। निगरान वजीर आला पंजाब ने बेदिया अंडरपास प्रोजेक्ट का भी दौरा किया, साइड रोड्स के तामीराती मयार का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने बेदिया अंडरपास प्रोजेक्ट के मयार को सराहा और एलडीए टीम को शाबाश दी। दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन आज 10 दिसंबर को आज़ादी और इंसाफ के उन्वान के साथ मनाया जा रहा है। ये वो दिन है जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इंसानी हुकूक के आफाकी मंशूर की तौसीक की थी। इस आलमी दिन का मकसद इंसानी हुकूक के बारे में बैनुल अक़वामी सतह पर शऊर उजागर करना और उनकी पासदारी के इक़दामात की हौसला अफजाई करना है। इंसानी हुकूक का यह आलमी दिन, जहाँ आलमी ताकतों की तवज्जो इस कुर्रा अर्श पर बसने वाले इंसानों को दरपेश चैलेंजेस की तरफ मबजूल करा रहा है, वहीं आज मसलूम फलस्तीनी अपने दुखों के मदावे के लिए इंसानियत के अलमबरदारों की तरफ नजरें जमाए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से साल 2023 को इंसानी हुकूक के दिन के लिए आज़ादी, बराबरी और सबके लिए इंसाफ का उन्वान दिया गया। इस दिन की मुनासिबत से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपने पैगाम में कहा है कि ऐसे में कि जब दुनिया में तनाज़ात बढ़ रहे हैं, गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, इंसानी हुकूक का यूनिवर्सल चार्टर जंगों के इख्तिताम के लिए रोड मैप की हैसियत रखता है। इंसानी हुकूक का आलमी दिन आज इस मौके पर मनाया जा रहा है जब गजा लहू लहू है, उसकी धरती पर इंसानियत सिसक रही है और जहां 7 अक्टूबर से अब तक 17,500 से ज्यादा फलस्तीनी शहरी बमबारी से मारे जा चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, रिहायशी बस्तियों समेत अस्पतालों और इमदादी कैंपों तक को वहशियाना हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर खुसूसी पैगाम। यह दिन इंसानी हुकूक के आलमी चार्टर की 75वीं सालगिरह के तौर पर इस अज़म के साथ मनाया जा रहा है कि तमाम इंसान दुनिया में आज़ाद पैदा हुए हैं। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर 1948 में इंसानी हुकूक का आलमी चार्टर मंजूर हुआ। 21 अप्रैल 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने करारदाद मंजूर की। चौधरी अनवारुल हक 75 साल से आलमी बरादरी इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाती है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को हक खुद इरादियत दिलाने का वादा याद दिलाते हैं। 75 साल से मकबूजा कश्मीर के अवाम हिंदुस्तानी हुकूमत और अफवाज की रियासती दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम है। 2019 के बाद उनको अपनी जमीन से भी बेजमीन किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में काबिज अफवाज इज्जत और असमतें पामाल कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर में अवाम को तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक हासिल हैं। आज़ाद कश्मीर रियासत में बुनियादी इंसानी हुकूक की फराहमी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में कोई सियासी कैदी नहीं है। आज़ाद कश्मीर की सरहदों की मुहाफ़िज़ अफ़वाज पाकिस्तान कश्मीरियों की जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रही है। सीज़ फायर लाइन की दूसरी जानिब हिंदुस्तानी अफ़वाज से कश्मीरी अवाम की जान, माल और इज्जत महफूज नहीं। आलमी अमन तरक्की के लिए दुनिया में इंसाफ और मसावत पर मबनी फैसले होने जरूरी हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए किरदार अदा करती रहेगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज दुनिया भर में इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है।
اس سال یہ دن انسانی حقوق کے عالمی چارٹر کی 75ویں سالگرہ کے طور پر اس عزم کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ تمام انسان دنیا میں آزاد پیدا ہوئے ہیں اور ان کی عزت اور وقار و حقوق مساوی ہیں۔ 1948 میں انسانی حقوق کا عالمی چارٹر منظور ہوا اور 21 اپریل 1948 کو ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد نمبر 47 منظور کی، جس میں کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ گزشتہ 75 سال سے جہاں عالمی برادری ہر سال ایک نئے سلوگن کے ساتھ انسانی حقوق کا عالمی دن مناتی ہے، وہاں ہی کشمیری عوام اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو حق خود ارادیت دلانے کا وعدہ یاد دلاتے ہیں۔ گزشتہ 75 سال سے مقبوضہ کشمیر کے عوام ہندوستانی حکومت اور افواج کی ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام تمام بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں اور 2019 کے بعد ان کو اپنی زمین سے بھی بے زمین کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر اور مقبوضہ فلسطین کے عوام کو حق خود ارادیت مانگنے کی پاداش میں حق زندگی اور حق جائیداد سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ ان کی عزت اور عصمتیں قابل افواج پامال کر رہی ہیں۔ آزاد کشمیر میں عوام کو تمام بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں۔ ریاست کے تینوں ستون مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی اور تحفظ کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ افواج پاکستان ہمہ وقت کشمیریوں کی جان، مال، عزت اور حرمت کے تحفظ کو یقینی بنا رہی ہیں، جبکہ سیز فائر لائن کی دوسری جانب ہندوستانی قابض افواج سے کشمیری عوام کی جان، مال، عزت اور حرمت محفوظ نہیں ہے۔ آج کے دن کشمیری عوام اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق میں اہم ترین حق خود ارادیت ہے، جو کشمیری عوام کا پیدائشی حق ہے، اسے یقینی بناتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کے عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے۔ عالمی امن کے لیے دنیا میں انصاف اور مساوات پر مبنی فیصلے از بس ضروری ہیں۔ آزاد کشمیر حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے اور آزاد کشمیر کے عوام کے بنیادی حق کے تحفظ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر پائندہ باد۔ نشان حیدر پانے والے پہلے فوجی سپاہی سوار محمد حسین شہید کا آج 47واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ وطن کی آبرو کے لیے اپنی جان نثار کرنے والے بہادر سپاہی نے 1971 کی جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ سوار محمد حسین جنجوا شہید 18 جون 1949 کو ضلع راولپنڈی کی تحصیل گوجر خان کے ایک گاؤں ڈھوک پیر بخش میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 3 ستمبر 1966 کو محض 17 سال کی کم عمری میں پاک فوج میں بطور ڈرائیور شمولیت اختیار کی اور عملی جنگ میں بھرپور حصہ لیا۔ 1971 کی جنگ میں سوار محمد حسین شہید کی تعیناتی شکر گڑھ سیکٹر میں ہوئی، جہاں پر ان کا کام وائرلیس پر بیٹھ کر احکامات وصول کرنا اور آگے پہنچانا تھا۔ ساتھی سپاہیوں کو فرنٹ لائن پر لڑتا دیکھ کر انہوں نے بھی افسران سے درخواست کی کہ انہیں جنگ میں حصہ لینے دیا جائے، جس پر ان کی سپاہیوں کو گولہ بارود پہنچانے کی ذمہ داری لگائی گئی۔ محمد حسین شہید نے پاک بھارت جنگ میں شکر گڑھ سیکٹر پر 16 بھارتی ٹینکوں کو تباہ کیا۔ انہوں نے پاک بھارت جنگ میں حصہ لیا اور 10 دسمبر 1971 کو شام 4 بجے بھارتی فوج کی مشین گن سے نکلی گولیاں ان کے سینے پر لگیں اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی اسی بہادری کے اعتراف میں پاک فوج نے انہیں اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ لاہور میں فضائی آلودگی کا راج تاحال برقرار ہے۔ شہر کی فضا آج بھی مضر صحت ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ شہر میں اسموک کی اوسط شرح 226 ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور کے بعد کراچی میں بھی اسموک کا راج ہے۔ فضائی آلودگی میں شرح 189 ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق ہوا کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی، تاحال بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دوسری جانب بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 178 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں آج موسم خشک جبکہ شمالی اضلاع میں جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آج کے موسم کے حوالے سے پیش گوئی کر دی۔
جس کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ شمالی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں اسموگ اور دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ ہفتے کو ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت میں لیا -11، اسکردو -8، سری نگر -5، استور کالام -4، گوبس گلگت -3، کلات اور کوئٹہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ غازی کے نواحی گاؤں سری کوٹ سے چونتردائی روڈ کی تعمیر تعطل کا شکار ہے۔ بارشوں کے باعث روڈ پر ڈالا جانے والا کریش بھی بہہ گیا۔ روڈ تعمیر نہ ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے محمد علی مشوانی سے۔ جی محمد علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں، میں اس وقت موجود ہوں تحصیل غازی کے نوائی گاؤں سرکوٹ میں، جہاں پہ میں کھڑا ہوں۔ یہ سرکوٹ سے چونترائی روڈ ہے جو کہ 7 سے 8 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ یہ سابق وفاقی وزیر عمر ایوب خان نے پی ٹی آئی کے دور میں اس روڈ کے لیے 3.5 کروڑ روپے کا فنڈ منظور کیا تھا۔ اس روڈ پر کوئی کام نہیں ہوا اور پیسے جو ہے وہ ضائع ہو چکے ہیں۔ جگہ جگہ پر بجری کریش ڈالا گیا تھا جو بارش کی وجہ سے وہ بھی پانی بہا کے لے جا چکے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 3.5 کروڑ روپے کا فنڈ جو تھا یہ سابق وفاقی وزیر عمر ایوب خان نے پی ٹی آئی کے دور میں منظور کیا تھا۔ یہ روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ابھی بھی یہاں پہ گاڑیوں کا گزرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ٹھیکیدار نے اس فنڈ کو ہضم کر لیا، قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ روڈ ابھی تک تعمیر نہیں ہو چکا ہے اور جگہ جگہ پہ کٹنگ ہو چکی ہے اور جگہ جگہ پہ سیفٹی دیواری بن چکی ہے، لیکن روڈ پہ جو کام ہوا تھا، جو کریش باجری ڈالی گئی تھی، وہ پانی بہا کے لے چکا ہے۔ اور یہاں کے عوام نے اعلی کام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس روڈ کی انکوائری کی جائے۔ 3.5 کروڑ روپے کا فنڈ۔ حاصل پور میں کھاد کا مصنوعی بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ کسان کھاد کے حصول کے لیے دربدر ہیں۔ کھاد کہیں سے کنٹرول ریٹ پر دستیاب نہیں۔ انتظامیہ کھاد مافیا کے آگے بے بس دکھائی دینے لگی ہے۔ کھاد نہ ملنے کے باعث گندم کی کاشت متاثر ہونے کا خدشہ بڑھنے لگا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے محمد ایوب صابر حاصل پور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح حاصل پور میں بھی کھاد کا مصنوعی بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ تحصیل بھر میں کھاد مافیا کا راج ہے۔ کھاد جو ہے بلیک پر فروخت دھڑلے سے جاری ہے، جبکہ انتظامیہ نے کھاد مافیا کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، جبکہ محکمہ زراعت اور اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور کھاد مافیا کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں۔ حاصل پور میں یوریا کھاد کا بحران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، جبکہ کسان کھاد کے اصول کے لیے خوار ہو رہے ہیں، مگر انہیں کہیں سے بھی یوریا اور ڈی اے پی کھاد جو ہے وہ سرکاری کنٹرول ریٹ پر دستیاب نہیں ہے۔ کھاد مافیا نے جو ہے کھاد کو گوداموں میں چھپا رکھا ہے اور بلیک پر فروخت جو ہے وہ دھڑلے سے جاری ہے۔ یوریا کھاد جو ہے وہ اس وقت 5,000 روپے سے 5500 روپے، جبکہ ڈی اے پی جو ہے وہ 15,000 سے 16,000 روپے تک جو ہے وہ بلیک میں فروخت ہو رہی ہے۔ کسان جو ہے وہ مافیا کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہو چکے ہیں، مگر انتظامیہ جو ہے وہ لمبی تان کر سو گئی ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر یوریا اور ڈی اے پی کھاد گندم کو بر وقت نہ دی گئی، گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ آنے والے وقت میں گندم کا بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ کسانوں نے اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور، ڈپٹی کمشنر بہاولپور، وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ کھاد مافیا کے خلاف کارروائی کی جائے اور کسانوں کو جو ہے وہ کھاد کنٹرول ریٹ پر۔ بات کی جائے موسم کی تو ملکہ کوثر مری میں ٹھنڈی اور یخ بستہ ہواؤں نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ لوگوں نے سردی سے بچنے کے لیے گرم ملبوسات زیبتن کر لیے۔ ویکینڈ پر سیاحوں کی بڑی تعداد ملکہ کوثر کا رخ کر لیا اور اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب گرتی ہوئی برف باری کے نظارے کر سکیں گے۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے ضیاء احمد عباسی مری نگہتزار پارک میں موجود ہیں۔ مزید تفصیل ان سے جان لیتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ملکہ کوثر مری کے مشہور سیاحتی مرکز نگہتزار پارک میں، اور یہاں پر جو ہے ویکینڈ پر سیاحوں کی غیر معمولی تعداد موجود ہے، جو کہ وہ ملک بھر کے دور دراز علاقوں سے یہاں پر ٹھنڈے اور حسین موسم اور دلکش مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔
अभी जो है कि यहाँ पर शाम का वक्त है और यकवस्ता हवाओं का दौर दौरा है। बहुत ठंड हो चुकी है, लोगों ने गर्म मलबूसात ज़ेब तन करने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर कारोबार की बात की जाए तो मुकामी ताजरों का कहना है कि जिस तरह से बर्फबारी के दौरान यहाँ पर कारोबार होता है, उस हिसाब से अभी तक कारोबार नहीं हुआ। और जो दूर दराज से यहाँ पर से आए हुए हैं उनका कहना है कि हम यहाँ पर इस बात के मंतज़र हैं कि कब गिरती हुई बर्फबारी को देख सकें और उससे एंजॉय सकें। लेकिन महकमे मौसमियात के मुताबिक अभी तक जो है दूर दूर तक जो है बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। तो इस वजह से सियाह यहाँ पर जो है न बर्फबारी न होने की वजह से मायूस होकर चले जाते हैं। इसके अलावा मौसम इंतहाई ठंडा है और काफ़ी हद तक जो है ना मौसम में रोज़ बरोज़ जो है ठंड में इजाफा होते जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा भी जो है चंद दिनों तक जो है मौसम इंतहाई कोटद्दू के अकलूते म्यूनसिपल स्टेडियम में इंतजामिया के दम दिलचस्पी के बायस सहूलियात का फुकदान है। स्टेडियम मुनासिब देखभाल न होने के बायस एक बार फिर खंडराट में तब्दील हो गया। चंद माह कबल लगाई गई घास भी खत्म हो गई, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के इलाकों से खेलने आने वाली टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स जानते हैं अमीर हमजा से। जी हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटद्दू के इकलौते म्यूनसिपल स्टेडियम में। बताता चलूँ इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी के बायस जो है एक बार फिर ये म्यूनसिपल स्टेडियम जो है वो उजड़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है सहूलियात का जो है वो फुकदान जो है वो देखने में सामने आ रहा है। बैठने की मुनासिब जगह ना होने और इसी के साथ साथ पीने का साफ पानी मुहैया ना होने की वजह से जो दूर दराज से आए खिलाड़ी हैं उनको जो है खासी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी बताता चलूँ यहाँ पे जो है सिनावे से जो है एक टीम स्टेडियम में यहाँ पे मैच खेलने के लिए आई हुई है, लेकिन यहाँ पे जो है सहूलियात ना होने की वजह से उनको भी जो है खासी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम सिनावा से आए हैं और अक्सर हमारे जो है ना इधर मैचेस होते हैं, तो आज दोबारा हमारा मैच बना, हम खेलने के लिए है। तो यहाँ पर जो है ना जितनी फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं है। और यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि पानी का बड़ा फुकदान है यहाँ पर, जिसकी वजह से बच्चों ने अपने दोस्तों ने नमाज़ पढ़नी होती है तो मस्जिद भी नहीं है। यहाँ पर पानी का बड़ा मसला होता है। और ये आपके सामने अगर आप देखें, कैमरा घुमाएं तो ये देखें ग्रास भी बिल्कुल जो है ना ऐसे समझें मरा पड़ा है, कोई पानी वगैरह का इंतज़ाम नहीं होता। तो मैं डीसी साहब से यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह अगर आप दूसरी चीज़ पे तवज्जो करते हैं या फोकस करते हैं, इसी तरह स्पोर्ट्स ग्राउंड पे भी उनको तवज्जो होनी चाहिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुझान हो क्रिकेट की तरफ। क्योंकि ये स्पोर्ट्स आपके सामने एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर स्पोर्ट्स के ग्राउंड होते हैं, वहाँ पर अस्पताल कम होते हैं और लोग जो है अपनी ज़हनी एक्टिविटी को अच्छा करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लेके आते हैं। जी बिल्कुल, मैं बताता चलूँ उनकी जानिब से यही कहना है कि यहाँ पे जो है इंतज़ामिया जो है भरपूर तवज्जो दे और इस स्टेडियम में जो है यहाँ जो है वो मुनासिब जो है वो देखभाल यहाँ पे की जाए ताकि जो यहाँ पे दूर दराज से टीमें जो खेलने के लिए आती हैं उनको जो है भरपूर जो यहाँ। लाहौर के मदरसा दारुल उलूम जामिया ज़ैनुल आबिदीन में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में CEO हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद शहजाद और सरदार मोहम्मद अनवर नकई ने टीम के हमरा खुसूसी शिरकत की। उसातिज़ा और तुलबा की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर के मदरसा दारुल उलूम जामिया ज़ैनुल आबिदीन में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में CEO हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद शहजाद और सरदार मोहम्मद अनवर नकई ने टीम के हमरा खसूसी शिरकत की। CEO हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद शहजाद ने तलबा से तालीमी सवालात किए और मदरसे के बेहतरीन अमूर पर इंतजामिया की हौसला अफजाई की। चौधरी मोहम्मद शहजाद ने होनहार तलबा की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम किए। इस मौका पर नाज़िम आला इलामा मुफ्ती मोहम्मद उमर फारूक, उसातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। CEO हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद शहजाद का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तलबा की तालीमी मयार और खुद एतमादी देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। उम्मीद है यही तलबा मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बच्चे माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं कि इन्होंने इनकी जो परफॉर्मेंस है वो देख के हैरान हो गया हूँ कि माशाल्लाह हमारे पास इतना अच्छा टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में। और जो असातिज़ा हैं जिन्होंने इनको ये नॉलेज दिया और जिस तरीके से इन्होंने मेहनत करके इनको इतना इस काबिल बनाया कि वो आज सामने खड़े होकर इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी स्पीच दे रहे हैं और उनका जिस तरीके से जो लहजा है वो किसी तारीफ से कम नहीं है। और मैं इनके लिए ये जो बच्चे जो अपना घर में उनके
परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके वालिदैन पता नहीं किस तरीके से जो है वो अपने घर का पूरा करते हैं। मैं अपनी कोशिश करता हूं कि इनके लिए कुछ करता रहूं, इनके खाने का इंतज़ाम, इनके स्कूल में जो भी चीज़ें होती हैं उनका मैं इंतज़ाम करता रहता हूं। और आगे भी इंशाल्लाह मस्जिद में जो भी इन्होंने कहा है कि कुछ काम होने वाला है वो भी इंशाल्लाह होगा, और बच्चों की मैं इसी तरह सपोर्ट करता रहूँगा जिस तरीके से हो रही है। इंशाल्लाह आगे से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे इन्होंने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और मुझे दिखाया है कि इन्होंने बहुत अच्छी तालीम यहाँ से हासिल की है, तो मुझे इतना फ़ख्र हुआ है कि मेरा दिल जो है मैं बयान नहीं कर सकता किसी अल्फाज में कि मैं किस तरीके से इनकी तारीफ करूं। मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा, इन बच्चों की मदद करता रहूंगा, साथीज़ा की मदद करता। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अहम मशावरती इजलास मरकजी सेक्रेटरीट लाहौर में मुनक्किद हुआ। इजलास का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। इजलास की सदारत IPP के चेयरमैन जहांगीर तरीन ने की। इजलास में IPP के सीनियर रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास में कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में टिकटों की तकसीम पर भी मुशावरत की गई। इंतखाबी हिकमत अमली और अवामी राबता मुहिम पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मौजूद शुरका की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारशात भी पेश की गई। इजलास में नून लीग से होने वाली सीट एडजस्टमेंट पर भी मुशावरत हुई। इजलास के इख्तिताम पर कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में टिकटों की तकसीम के बारे खुसूसी गुफ्तगू की गई। जहांगीर तरीन ने पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ हिस्सा लेने की हिदायत की। इस मौके पर मौजूद इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल, डॉक्टर फिरदौस आशिक एवान, कर्नल हाशिम डोगर, मुराद रास, डॉक्टर फयाजुल हसन चौहान, रफाकत गिलानी, राना नजीर, आसिफ नकई के अलावा दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। जिला इंतजामिया का जलोपाग रोड पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा ने ऑपरेशन की निगरानी की। महकमा माल, टाउन इंतजामिया और पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा ने कहा कि तजावजात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। इस मौके पर AC शालीमार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि तजावजात माफिया के खिलाफ मुकदमात के अंदराज भी करवाए जा रहे हैं। किसी माफिया को तजावजात पैदा करके ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा करने की इजाजत न देंगे। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की खुसूसी हिदायत पर ऑपरेशन प्लान किया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर की जानिब से सालाना आलमी इंसदाद बदअनवानी डे के तनाजुर में तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावला कोट, साबिक VC पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जकरिया जाकिर और डायरेक्टर जनरल लैब लाहौर अमजद मजीद ओलख ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। मजीद अहवाल जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब लाहौर की जानिब से सालाना आलमी इंसदाद बदअनवानी डे के तनाज़ुर में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावला कोट व साबिक VC पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर ज़करिया जाकिर और डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर अमजद मजीद औलख ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। तकरीब में नैब लाहौर ने तफ्तीशी अफसरान, प्रोसिक्यूशन विंग के अफसरान और दीगर स्टाफ ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी डॉक्टर ज़करिया जाकिर ने करने का कहना था कि मजबूत निज़ाम एहतसाब की किसी भी मुआशरे में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। उन्होंने कहा कि करप्शन के खिलाफ सफ़े अव्वल की टीम से मुखातिब होना इनके लिए बाइसे फख्र है। मुआशरे में सरायत करती हुई करप्शन के असबाब पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुर्बत को कभी भी करप्शन में इजाफा का बाइस तस्वर नहीं किया जा सकता। गुर्बत और करप्शन का तल्लुक तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ गुर्बत कभी भी करप्शन में इजाफे की मुहारिक नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि मुआशरा अच्छे बुरे लोगों का मजमूआ है और सोसाइटी के मनफी रवैये शहरियों को करप्शन की तरफ रागिब करने में मददगार साबित होते हैं। इनका कहना था कि तारीख शाहिद है कि करप्ट अनासिर को सख्त से सख्त सजाएं दिलवाने के बावजूद करप्शन का वजूद खत्म नहीं किया जा सका। करप्शन के सदेबाब के लिए अच्छाई और अच्छे रवैयों की तरगीब देना होगी, जिससे बेहतर नताइज बरामद किए जा सकते हैं। एक करप्ट मुआशरा सिलसिलावार क्रिमिनल रवैया की पैदावार होता है, जिसमें सोसाइटी का किरदार इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से करप्शन के सदेबाब के लिए पाकिस्तान में रिसर्च नहीं हो रही। उन्होंने नैब आगाही व तदारिक मुहिम की तारीफ करते हुए कहा कि नैब और सोसाइटी का तल्लुक इंतहाई जरूरी है, ताहम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों से नैब के तल्लुक को मजीद फरोग देना वक्त की अहम जरूरत है। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जाकिर ज़करिया ने कहा कि बदअनवानी के तदारक में मजहबी रहनुमाओं और मीडिया का भी कुलीदी किरदार है। तकरीब से खिताब करते हुए नैब लाहौर के डायरेक्टर जनरल अमजद मजीद औलख ने कहा कि 9 दिसंबर पूरी दुनिया में यौम इंसदाद बदअनवानी के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। नैब लाहौर
کی جانب سے ہر سال 9 دسمبر کو سالانہ تقریب کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے تاکہ مختلف طبقہ فکر کے افراد کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتے ہوئے کرپشن کے خلاف اجتماعی مزاحمت کے عزم کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ ڈی جی نیب لاہور نے نیب کی سال 2023 کی دوران کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ نیب لاہور نے رواں سال کے دوران احتساب عدالتوں کی منظوری سے 4 ارب 15 کروڑ مالیت کی پلی بارگننگ کی۔ اس دوران 4 ارب 15 کروڑ کی ڈائریکٹ ریکوری اور 2 ارب 37 کروڑ کی انڈائریکٹ ریکوری ممکن بنائی گئی۔ علاوہ ازیں نیب لاہور نے بدعنوان عناصر سے برآمد کردہ 8 ارب 40 کروڑ روپے کی رقم متعلقہ متاثرین اور قومی خزانے میں جمع کروائی۔ ڈی جی نیب لاہور نے مزید کہا کہ نیب نے دھوکہ دہی کے مقدمات میں لاہور کی قدیمی امام بارگاہ حویلی الف شاہ میں بسلسلہ شہادت ملکہ عصمت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا مجلس منعقد کی گئی۔ بانی مجلس سید مجاہد حسین شمسی سمیت عزاداروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں رپورٹر عاصم بدر کی اس رپورٹ میں۔ مجلس عزا بسلسلہ شہادت حضرت ملکہ عصمت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا امام بارگاہ حویلی الف شاہ میں منعقد کی گئی۔ بانی مجلس سید مجاہد حسین شمسی، سید زاہد رضا شمسی، سید عمران شمسی، سید زوار حسین شمسی مجلس کی شرکا سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید سبیل حیدر شرازی نے خطاب کیا۔ علامہ صاحب کا کہنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جناب بی بی فاطمۃ الزہرا ان کی بہت لاڈلی بیٹی تھی اور وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب بھی آپ کی بیٹی گھر میں کھڑی ہوتی تو آپ بھی احترام سے کھڑے ہو جاتے۔ جب آپ دنیا سے پردہ کر گئے تو جناب بی بی فاطمۃ الزہرا آپ کی یاد میں بہت روتی اور اپنے شوہر نامدار جناب حضرت علی امام علی مقام سے کہتی کہ مجھے میرے بابا بہت یاد آتے ہیں۔ اور اس کے کچھ عرصے بعد 3 جماعت الثانی کو جناب بی بی فاطمۃ الزہرا کی شہادت ہوئی۔ مجلس کے اختتام پر بانی مجلس سید مجاہد حسین شمسی نے آنے والے زائرین میں لنگر حسین اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی۔